अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश कोर्स की। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। इससे पहले हमने ऐसे राइटिंग की बात की थी, उस पर हमने डिटेल से वीडियो बनाई है, वो आप हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, तो उसमें आप देख सकते हो। आज हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग की, किस तरह जो है ना पैराग्राफ राइटिंग हम करेंगे, पैराग्राफ की फिर कौन कौन सी वो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी पार्ट्स जो है मुश्तमिल होते हैं पैराग्राफ। तो सबसे पहले व्हाट इज पैराग्राफ। तो जब पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो टॉपिक से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग और पैराग्राफ क्या होता है। फिर पैराग्राफ में मेनली एक चीज इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। वो क्या है सबसे पहले व्हाट इज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग। सिंपली आप इस तरह कहते हो कि आपके पास जो राइटिंग होते हैं, जो जितने भी ऐसे हैं या आर्टिकल वगैरह जो कुछ भी हो, पीस ऑफ राइटिंग आपके पास हो, तो उस राइटिंग का एक पीस होता है, एक टुकड़ा ये होता है। और ये कौन सा टुकड़ा होता है, जिसका हैविंग अ सिंगल थीम, और इस टुकड़े का एक सिंगल थीम होता है, एक मेन थीम, वन आइडिया। ये पैराग्राफ वन आइडिया पे मुश्तमिल होता है एंड इंडिकेटेड बाय न्यू लाइन। और ये हमेशा जो है ना एक न्यू लाइन पे इंडिकेट होता है, न्यू लाइन होता है, या जो है ना एक नंबर होता है, न्यू नंबर पे इंडिकेट होता है, या जो है ना एक इंडेंटेशन इसके लिए जो है ना दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ओके, जैसा कि इधर जो है ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो सिंपली आप इससे जो है ना अपना वो कंसेप्ट ले ले। यहाँ पे जो है ना ये एक न्यू पैराग्राफ है, ये टोटल क्या है, एक पैराग्राफ जो आर्टिकल से लिया गया है। ओके, तो बाद में हम इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, तो ये हमने शॉर्ट ओवरव्यू दिया पैराग्राफ का कि क्या होता है। तो ये सिंपली पीस ऑफ राइटिंग है। अभी पीस ऑफ राइटिंग पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या होते हैं, इसमें सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस फिर दूसरा सेंटेंस फिर तीसरा सेंटेंस। अब ये सेंटेंसेस जो सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ये जरूर ऑर्गेनाइज होगी और ये सेंटेंसेस कोहेरेंट होगी। तो ऑर्गेनाइज हम किसी कहते हैं और कोहेरेंट हम किसी कहते हैं। ऑर्गेनाइज हम कहते हैं कि द वे इन विच द सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इज अरेंज। अब ये सेंटेंस किस तरीके से पैराग्राफ में अरेंज है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैराग्राफ में जो वो होता है ना, एक एक्चुअल पैराग्राफ या जो ऑथेंटिक पैराग्राफ होता है, तो उसमें सेंटेंसेस किस तरह अरेंज होते हैं। सबसे पहले उसमें टॉपिक सेंटेंस होते हैं, टॉपिक सेंटेंस के बारे में बाद में पढ़ते कि क्या होते हैं। फिर इसके बाद जो है ना सपोर्टिंग सेंटेंस, जिसको हम बॉडी कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ना कंक्लूजन होता है। तो आपने जो है ना सबसे पहले उस चीज का इंट्रोडक्शन करना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपने जो है ना उस चीज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देनी है। आखिर में जो है ना आप उस चीज के कंक्लूजन देते हो। तो ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, एक सीरीज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू जो है ना ये जा रहे हो। ओके, दूसरा क्या है कि ये सेंटेंसेस कोहेरेंट होंगे। तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेंटेंसेस है, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द मेन आइडिया। अब ये सेंटेंसेस एक दूसरे को भी कनेक्ट हो और मेन आइडिया की। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आप पैराग्राफ लिख रहे हो अबाउट द नर्सिंग स्टूडेंट्स इन केपीके। तो अब ये सेंटेंसेस जो है ना, ये फॉर एग्जांपल नर्सेज जो प्रॉब्लम को फेस कर रही है नर्सेज, तो उसके बारे में आप लिख रहे हो। तो अब ये जो सेंटेंसेस आप इसमें लिख रहे हो, इसमें ऐसी नहीं होगी कि वो प्रॉब्लम, वो सेंटेंसेस ऐसी होगी जो नर्सेज के प्रॉब्लम से हट के हो, लेकिन वो सेंटेंसेस ऐसी होगी कि वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होगी और जो आपका मेन थीम है, जो नर्सेज प्रॉब्लम है, उसके साथ भी वो क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो फिर इसको हम कहते हैं कोहेरेंस या कोहेरेंट सेंटेंस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोहेरेंट सेंटेंस किस तरह होगा, ईच सेंटेंस सपोर्ट द मेन आइडिया एंड मेन आइडिया सेंटेंस, मेन आइडियल सेंटेंस फॉलोड ईच अदर लॉजिकली। कि ये सेंटेंसेस में हर एक सेंटेंस जो है ना वो मेन आइडिया को भी सपोर्ट कर रहा हो और एक दूसरी को भी लॉजिकली फॉलो अप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, तो उस सेंटेंस के बाद आप जो दूसरा सेंटेंस लिख रहे हो, तो इसका लॉजिक क्या है, क्यों आप जो है ना दूसरा सेंटेंस लिख रहे हो, तो लॉजिकली वो फॉलो कर रहा हो। क्योंकि ये जो है ना ये भी नर्सिस प्रॉब्लम को मेंशन कर रहे हैं, ये सेंटेंस भी नर्सिस प्रॉब्लम को मेंशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, फिर ये लॉजिकल रिदम इसमें आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोहेरेंसी कहते हैं। ओके, तो कोहेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंपली जो है ना एक सीक्वेंस होता है, जिसमें आप टॉपिक, फिर जो है ना बॉडी, फिर जो है ना उसके बाद इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, अरेंजमेंट। लेकिन कोहेरेंट के मतलब ये कि एक दूसरे के साथ उसका कनेक्टेडनेस
उसका जो रिलेशन है वो क्या है, वो हम इसमें एक्सप्लेन करवाते हैं। एंड आर आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन कोहेरेंसी, जैसे कि मैंने इधर भी बता दिया, ये सारे सेंटेंसेस जो है ना ये एक सिंगल टॉपिक को मेंशन कर रहा हो, क्योंकि पैराग्राफ में हमने बता दिया कि पैराग्राफ जरूर जो है ना इसका एक सिंगल थीम होगा। ओके, ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ राइटिंग यू डू दैट इज लॉन्गर देन अ फ्यू सेंटेंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ। अब ये कहते हैं कि जितने भी पीस ऑफ राइटिंग आप कर रहे हो, तो वो अगर कुछ सेंटेंसेस से और ज्यादा हो रही हो तो फिर आपने जरूर उसको पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करवाना है। तो पैराग्राफ में किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे कि ये जो है ना इसका पैटर्न ऑर्गेनाइज होगा, साथ में जो है ना कोहेरेंट होगा, तो ये फिर क्या होगा, ये पैराग्राफ फिर बन जाएगा। ओके, अब बाद में हम पढ़ते पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। दिस इज बिकॉज पैराग्राफ शो अ रीडर वेयर द सब डिविजन्स ऑफ एन एसे बिगिन एंड इन। अब ये क्यों हम पैराग्राफ में अरेंज करवाते हैं, इसलिए कि पैराग्राफ रीडर को शो कर रहा है कि किधर जो है ना सेंटेंसेस की डिवीजन आती है, किधर मेन सेंटेंस है, किधर आइडिया है, किधर फिर आइडिया की सपोर्टिंग सेंटेंसेस है। तो फिर ये क्या होता है, किधर जो है ना ऐसे शुरू होता है, किधर एंड इन होता है, आपके बाद किधर शुरू होता है, किधर इन होता है। तो फिर ये पैराग्राफ से रीडर को अंदाजा लगता है। लेकिन अगर आप उसको पैराग्राफ में अरेंज न करवा दो तो फिर रीडर को अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि वो सेंटेंसेस जम्बल्ड होगी, वो जो है ना एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज नहीं होगी, कोहेरेंट नहीं होगी। ओके, एंड दस हेल्प द रीडर सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसे एंड ग्रेस्प इट्स मेन पॉइंट। तो वही की वही बात कि ये इसलिए हम अरेंज करवाते ताकि रीडर क्या करवा दे, ताकि रीडर ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन को वो समझे और फिर जो मेन पॉइंट उसके वो उसको आसानी से समझ आ जाए। तो ये पैराग्राफ की मेन वो है कि आपने जरूर जो है ना पैराग्राफ को सेंटेंसेस को वो थोड़ी 2-3 सेंटेंसेस हो तो या उससे ज्यादा हो तो आपने जो है ना उसको अरेंज करवाना है पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ्स कैन कंटेन मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अ पैराग्राफ कुड कंटेन अ सीरीज ऑफ ब्रीफ एग्जांपल और अ सिंगल लॉन्ग इलस्ट्रेशन। अब ये जो है ना पैराग्राफ में ऐसी भी होते हैं कि इसमें ब्रीफ एग्जांपल भी आपने जो है ना चीज खत्म की हो, या इसमें ऐसे होते हैं कि अ सिंगल लॉन्ग इलस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल पॉइंट, कि एक जनरल पॉइंट है, उस जनरल पॉइंट का आपने एक लॉन्ग इलस्ट्रेशन बयान किया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया केपीके में नर्सेस प्रॉब्लम। तो अब नर्सेस प्रॉब्लम जो है ना ये एक जनरल पॉइंट है, लेकिन आपने जो है ना इसका एक लॉन्ग इलस्ट्रेशन आपने उससे निकाला कि जो है ना ये नर्सेस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली जो है ना उसका स्केल नहीं होता, तो आपने ये एक पॉइंट उससे निकाला और उस पर एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपने, एक लॉन्ग स्केच आपने उसका बनाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग इलस्ट्रेशन। तो वो भी फिर पैराग्राफ में आते हैं। इट माइट डिस्क्राइब अ प्लेस। अब ये प्लेस को भी डिस्क्राइब करवा सकता है, किसी चीज की करेक्टर को भी डिस्क्राइब करवा सकता है, या किसी चीज की प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करवा सकता है। कौन, ये पैराग्राफ। और नरेट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, या इसमें आप इवेंट्स को भी बयान करवा सकते हो। कंपेयर और कंट्रास्ट भी इसमें होते हैं। टू और मोर थिंग, तो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान कंपेयर और कंट्रास्ट भी आप किस चीज में, पैराग्राफ में बयान कर सकते हो। साथ में जो है ना क्लासिफाई एटम्स इनटू कैटेगरीज, ये भी आप करवा सकते हो पैराग्राफ में। और डिस्क्राइब काजेस एंड इफेक्ट्स, काज और इस चीज के इफेक्ट्स, ये काज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, तो ये भी आप इसमें बयान करवा सकते हो। तो ये क्या है, ये पैराग्राफ में मतलब ये कि आप हर किस्म के इंफॉर्मेशन आप पैराग्राफ में इकट्ठा करवा सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन, ऑल पैराग्राफ्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इंफॉर्मेशन होती है, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, कि एक पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन है, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी इंफॉर्मेशन है। तो अब जो है ना रिगार्डलेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की रिगार्डलेस एक पैराग्राफ जब आप लिखते हो तो उसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपने पैराग्राफ बनाना है, किस तरह आपने बनाना है, शुरू किस तरह करना है, दरमियान में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है। तो ये पैराग्राफ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं तकरीबन सारे पैराग्राफ्स की। उसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉपिक सेंटेंस का। तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, वो सेंटेंस जो आपको पैराग्राफ का मेन आइडिया या आपको पैराग्राफ का खुलासा बता दे कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, क्यों हम इसको लिख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। इधर हम डिटेल से पढ़ते हैं टॉपिक सेंटेंस को। अच्छा, तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ सपोर्ट्स और डेवलप्स अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। तो ये क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, जब एक पैराग्राफ आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ हो, एक तो जंबल पैराग्राफ होता है, लेकिन जब ऑथेंटिक पैराग्राफ हो, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ हो, तो उसमें जो है ना सपोर्ट्स और डेवलप अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। तो वो पैराग्राफ क्या होगा कि वो जरूर जो है ना एक ही आइडिया को, या कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब ये कि एक ही खुलासा या एक ही आइडिया को वो क्या करवाएगा, सपोर्ट करवाएगा, डेवलप करवाएगा। मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ का जरूर अ सिंगल थीम होगा, अ सिंगल आइडिया उसका होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सिंगल आइडिया को हम कहते हैं कंट्रोलिंग आइडिया। उसको कहते हैं कि पैराग्राफ का ये कंट्रोलिंग आइडिया है, व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस।
अब ये जो कंट्रोलिंग आइडिया होता है ना, ये कंट्रोलिंग आइडिया जिस चीज में हम एक्सप्रेस करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस का तो आपको पता लग गया ना। टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम उस पैराग्राफ की मेन आइडिया को एक्सप्रेस करवाते हैं। अब ये टॉपिक सेंटेंस सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसकी बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। कौन कौन सी फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि इट सब्सटेंशिएट और सपोर्ट एन ऐसे थीसिस स्टेटमेंट। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया कि ये क्या करवाते हैं, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब ये कि प्रोवाइड एविडेंस, ये एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं या सपोर्ट करवाते हैं क्या, ऐसे थीसिस स्टेटमेंट को। ऐसे थीसिस में स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऐसे थीसिस स्टेटमेंट होते हैं जो आप ऐसे लिख रहे हो, उस ऐसे का जो मेन स्टेटमेंट, या आप थीसिस लिख रहे हो तो उस थीसिस का जो आर्गुमेंटिव पोर्शन होता है, तो मेन आर्गुमेंट ऑफ राइटिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसे थीसिस स्टेटमेंट, इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट क्या हो गया कि जो आपके मेन आर्गुमेंट होते हैं राइटिंग की, तो उस मेन आर्गुमेंट को हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब ये जो आपका टॉपिक सेंटेंस है ये उसको सपोर्ट करवाता है या उसको एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके टॉपिक सेंटेंस में उस सारे पैराग्राफ का एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है, एक मेन आइडिया होता है। तो इसी के थ्रू जो है ना आपकी थीसिस स्टेटमेंट या आपके आर्गुमेंट जो है ना वो क्या होते हैं, वो सपोर्ट होते हैं इसी वजह से। तो ये इसका पहला। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इट यूनिफाइज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ। अब दूसरा फंक्शन जो है ना, ये जो आपकी पैराग्राफ की कंटेंट्स होते हैं, मतलब आपकी पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ये क्या करवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं एंड डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। और जो आपकी पैराग्राफ के एक तो कंटेंट को जो है ना वो इकट्ठा करवाते हैं, दूसरा जो सेंटेंसेस होते हैं उस सेंटेंसेस को एक टाइप ऑफ ऑर्डर देते हैं। उसको ऑर्डर किस तरह देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक बता दिया कि केपीके में नर्सेज प्रॉब्लम, तो अब आप जो वो लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उस पैराग्राफ में आप नंबर वाइज जो है ना उस प्रॉब्लम को आप क्या करवा रहे हो, वो आप जो है ना बयान कर रहे हो। तो ये क्या है, ये टॉपिक सेंटेंस जो नर्सेज प्रॉब्लम थी उसको जो है ना उसने आपको एक ऑर्डर दे दिया कि किस ऑर्डर पे आपने जाना है। ओके, and it advises the reader of the subject to be discussed and how the paragraph will discuss it। अब तीसरा इसका वो फंक्शन क्या है कि ये जो है ना ये रीडर ऑफ द सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसको क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या मशवरा दे रहे हैं, टू बी डिस्कस, कि वो जो है ना इस चीज को डिस्कस करे। इसका मतलब क्या है कि वो इस टॉपिक को या इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करवा दे। क्यों अंडरस्टैंड करवा दे, क्योंकि ये पैराग्राफ, ये टॉपिक सेंटेंस क्या करवा दे, स्टेटिंग मेन आइडिया एंड गिव प्रीव्यू ऑफ द पैराग्राफ। तो ये टॉपिक सेंटेंस क्या करवाते हैं, ये तो एक मेन आइडिया प्रोवाइड करवाते हैं आपको कि टॉपिक का मतलब क्या है। दूसरा उसका जो प्रीव्यू है कि आगे जो है ना पैराग्राफ में क्या क्या आने वाले, तो वो आपको दे रहे। जब ये आपको वो प्रीव्यू दे दी, जब वो आपको मेन आइडिया दे दी, तो फिर जो रीडर ऑफ द सब्जेक्ट होता है ना वो उस सारे पैराग्राफ को अचानक पहले से उसको डिस्कस, मतलब ये है कि उसको अंडरस्टैंड पहले से वो करवाते हैं एंड हाउ द पैराग्राफ विल डिस्कस इट। और फिर रीडर को ये भी पता चलता है कि ये पैराग्राफ जो है ना, ये जो टॉपिक सेंटेंस है, ये टॉपिक सेंटेंस ये भी बता रहा है कि आगे जो है ना पैराग्राफ किस तरह इस चीज को डिस्कस करवाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है कि हमारे पास टाइटल क्या है, सोशल मीडिया है। तो आप टॉपिक सेंटेंस में आप क्या लिख रहे हो, द यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोसाइटी, कि सोशल मीडिया का हमारी सोसाइटी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, बहुत अहम असरात हैं हमारी सोसाइटी पे सोशल मीडिया की। तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब ये टॉपिक सेंटेंस ने आपको पहले से बता दिया कि सोशल मीडिया क्या है, इसकी जरूरत है हमारी सोसाइटी में। अब रीडर को समझ आ रहा है कि आगे जो पैराग्राफ में हो रहा होगा, जो बताया जा रहा होगा, वो क्या होगा कि वो जो है ना सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस आगे बयान की जा रही होगी कि इम्पोर्टेंस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, तो वो आगे जो है ना आपको बता रही होगी। तो ये आप व्यूअर को जो है ना या रीडर जो है ना उसको पहले से अंडरस्टैंड करवाया जाता है, किसके थ्रू, टॉपिक सेंटेंस के थ्रू। रीडर जनरली लुक टू द फर्स्ट few sentences of the paragraph to determine the subject and perspective of the paragraph। अब रीडर को जो है ना, रीडर क्या करते हो, जब आप बुक लेते हो या जब आप कोई पैराग्राफ को रीड करवाते हो तो आप सबसे पहले उसकी पहली एक दो लाइन आप पढ़ते हो। जब वो आप एक दो लाइन आप पढ़ते हो तो उस एक दो लाइन से आपको क्या पता चलता है, आपको तो सबसे पहले उस पैराग्राफ के सब्जेक्ट का, उसके मजमून का या उसकी मतन का आपको पता चलता है कि इस पैराग्राफ में क्या है। दूसरा आपको उसकी पर्सपेक्टिव का पता चलता है कि रीडर, ये जो राइटर है, इस राइटर ने पैराग्राफ को किस तरह लिखे, किस नुक्ते नजर से लिखे, क्या इस चीज के फायदे बयान किए, क्या इस चीज के नुकसान उसने बयान किए। दैट्स व्हाई इट्स ऑफन बेस्ट
is to put the topic sentence at the very beginning of the paragraph। इसी वजह से जो है ना आपने टॉपिक सेंटेंस को बिगिनिंग पे रखना है। बिगिनिंग पे क्यों रखना है? क्योंकि रीडर जब रीड करवाते हैं आपके पैराग्राफ को, तो वो सबसे पहली सेंटेंसेस को रीड करवाते हैं। पहली सेंटेंसेस के बाद जो है ना आगे जाता है। अगर पहली सेंटेंस उस पर इम्पैक्ट पड़े, उस पर असर की गई, तो वो आगे जाता है। अगर न की गई तो इस वजह से आपने टॉपिक सेंटेंस को पहले लिखना है, ताकि जो आपके राइटिंग का जो खुलासा है वो सामने हो रीडर की। इन सम केसेस हाउएवर इट्स मोर इफेक्टिव टू प्लेस अनदर सेंटेंसेस बिफोर द टॉपिक सेंटेंस। अब कुछ केसेस ऐसे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने टॉपिक सेंटेंस से पहले जो है ना कुछ अवर लिखना है। वो अवर क्या होते हैं? कौन सी सिचुएशन में आपने अवर सेंटेंसेस लिखने, तो कौन सी सिचुएशन? फॉर एग्जांपल आपने जो है ना सेंटेंस लिंकिंग द करंट पैराग्राफ टू द प्रीवियस वन। आपने पहले प्रीवियस एक पैराग्राफ लिखा है, अब इसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करवाते हो, तो आप क्या करवाते हो? लिंक बनाते हो प्रीवियस पैराग्राफ के और आगे पैराग्राफ की। तो आपने फिर जो है ना एक लिंकिंग सेंटेंस आपने लिखना है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे कौन से लिंकिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो आपने एक लिंकिंग सेंटेंस लिखना है बिफोर द टॉपिक सेंटेंस। और वन प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, या कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई स्टोरी बता रहा है, कोई अपना इवेंट बता रहा है, तो उसके पहले जो है ना वो उस चीज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या होने वाला था। तो ये क्या है? इस सिचुएशन में आपने फिर क्या लिखना है? फिर आपने टॉपिक सेंटेंस से पहले जो है ना वो लिंकिंग सेंटेंस या जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस है वो आपने मेंशन करवाना है। ओके, अब although most paragraphs should have a topic sentence, अब ज्यादातर पैराग्राफ की जो है ना टॉपिक सेंटेंस होते हैं। देयर आर फ्यू सिचुएशन व्हेन पैराग्राफ माइट नॉट नीड, अब कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल होता ही नहीं। वो कौन सी सिचुएशन होती है? फॉर एग्जांपल यू माइट be able to omit a topic sentence in a paragraph that narrates a series of events। कब जो है ना आप टॉपिक सेंटेंस को ओमिट करवा सकते हो? कौन से सिचुएशन में? तो सबसे पहला सिचुएशन जो है ना वो कौन सा होगा कि वो सिचुएशन जिसमें, या वो राइटिंग जिसमें आप जो है ना सीरीज ऑफ इवेंट्स बता रहे हो। आपने एक कहानी शुरू की, उस कहानी में जो है ना आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो, तीसरा पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आपने जो है ना फिर हर एक पैराग्राफ में आपने जो तो मेन आइडिया नहीं लिखना है ना। मेन आइडिया तो जो आपके राइटिंग का या आपके ऐसे का या आपकी स्टोरी का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें आप लिख रहे हो, बाकी में तो आप जो है ना फिर उस स्टोरी के बारे में बता रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स को बता रहे हो तो उसमें आप टॉपिक सेंटेंस को रिमूव करवा सकते हो। दूसरा, पैराग्राफ कंटिन्यूज डेवलपिंग एन आइडिया दैट यू इंट्रोड्यूस विद द टॉपिक सेंटेंस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। या एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप जो है ना एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो, लेकिन उससे पहले आपने एक दूसरा पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ में आपने टॉपिक सेंटेंस को ऑलरेडी बताया, तो जो दूसरा पैराग्राफ आपके उसके साथ रिलेट है तो उसमें फिर आप टॉपिक सेंटेंस नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी टॉपिक सेंटेंस दूसरी पैराग्राफ में रिलेट है, तो फिर बताने की क्या जरूरत है। ओके, और इफ ऑल द सेंटेंस एंड डिटेल्स इन अ पैराग्राफ क्लियरली रेफर परहैप्स इनडायरेक्टली टू मेन पॉइंट, या ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है ना सारी सेंटेंसेस या सारी पैराग्राफ जो है ना एक मेन आइडिया को रिफर करवा रहा हो, एक मेन पॉइंट को रिफर करवा रहा हूँ, तो फिर भी आपने मेन पॉइंट जो है ना या मेन आइडिया या टाइटल आपने देनी है। और टाइटल के बाद जो है ना आपने टाइटल अगर देनी है, और टाइटल ऐसी है कि आपके पैराग्राफ्स आपकी सारी सेंटेंसेस उसी की तरफ जो है ना वो मुतवज्जी होते हैं, उसी की तरफ जो है ना रेफर होते हैं, तो फिर भी आपने टॉपिक सेंटेंस को नहीं लिखना है। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ योर पैराग्राफ्स हाउएवर यू शुड हैव, लेकिन ज्यादातर पैराग्राफ्स होते हैं कि उसमें जो वो होते हैं टॉपिक सेंटेंस उसमें जरूर मेंशन होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है जो हमने आपको बता दी कि किस एक्सेप्शन में टॉपिक सेंटेंस जो है ना वो नहीं होगा। ओके, अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर, सिंपली आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं। मोस्ट पैराग्राफ ऑफ एन एसे हैव अ 3-4 स्ट्रक्चर, ज्यादातर पैराग्राफ की 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आते हैं, द फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पार्ट जो है ना इंट्रोडक्शन होते हैं, सेकंड पार्ट बॉडी होते हैं, थर्ड पार्ट कंक्लूजन होते हैं इस पैराग्राफ का। यू कैन सी द स्ट्रक्चर इन पैराग्राफ्स वेदर दे आर नरेटिंग, डिस्क्राइबिंग, कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग, एनालाइजिंग। जो पैराग्राफ्स के हमने टाइप पढ़ी कि किस तरह की पैराग्राफ आ सकते हैं, तो उसमें नरेटिंग पैराग्राफ हमने पढ़ा, डिस्क्राइबिंग था, कंपेयरिंग था, कंट्रास्टिंग वाला था, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन वाला पैराग्राफ था। तो इन सारे पैराग्राफ की सिर्फ सेम ही स्ट्रक्चर होगी कि उसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। ईच पार्ट ऑफ द पैराग्राफ प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग योर मीनिंग टू योर रीडर। अब हर एक पार्ट का जो पैराग्राफ का हर एक पार्ट है तो वो क्या करवाता है, वो इम्पोर्टेंट रूल प्ले करवाता है ताकि वो कम्युनिकेट करवा दे आपके रीडर को आपके पैराग्राफ के साथ, आपकी मेन आइडिया के साथ। तो क्या करवाते हैं, पैराग्राफ का एक मेन रूल होता है कम्युनिकेशन में बिटवीन द रीडर एंड बिटवीन द राइटर। ओके, सबसे पहले आपने क्या करवाना है, तो हर एक पार्ट का एक मेन रूल होता है कम्युनिकेट करना बिटवीन द मीनिंग टू योर रीडर। ओके,
आपकी जो इंट्रोडक्शन सबसे पहली जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन में आपने क्या करवाना है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर पैराग्राफ शुड इंक्लूड द टॉपिक सेंटेंस एंड एनी अदर सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में टॉपिक सेंटेंस लिखने हैं, जो एक्सेप्शन हमने बताई उसके अलावा। तो सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखने हैं, फिर आपने जो है ना जो बिगिनिंग सेंटेंसेस है वो अपने इंट्रोडक्शन में लिखनी होते हैं, दैट गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड ट्रांजिशन। अब दूसरी सेंटेंस आपने कौन सी लिखनी है पैराग्राफ के साथ, तो वो सेंटेंस आपने लिखने जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को दे दी या आपको जो है ना ट्रांजिशन दे दी। ट्रांजिशन का मतलब ये जो लिंकिंग सेंटेंस हमने पढ़ी कि एक पैराग्राफ से आप दूसरे पैराग्राफ में जाते हो तो आपने एक सेंटेंस लिखना होता है कि वो आपके प्रीवियस पैराग्राफ और नेक्स्ट पैराग्राफ को लिंक करवा दे। तो उस ट्रांजिशन सेंटेंसेस और बैकग्राउंड सेंटेंसेस के साथ आपने टॉपिक सेंटेंस इंट्रोडक्शन में लिखने। तो ये होती है कि इंट्रोडक्शन में तीन टाइप्स, एक बैकग्राउंड सेंटेंस होगा, एक जो है ना ट्रांजिशन सेंटेंस होगा, एक टॉपिक सेंटेंस होगा। दूसरा जो है ना वो क्या है, वो बॉडी है। बॉडी में आपने क्या लिखना है, बॉडी में जो इंट्रोडक्शन आपने की है, जो टॉपिक सेंटेंस आपने दी, तो उस टॉपिक सेंटेंस को आपने इधर फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब है कि उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने, डिस्कस द कंट्रोलिंग आइडिया। अब इसमें आपने कंट्रोलिंग आइडिया को डिस्कस करवाना है, जो आपने इधर कंट्रोलिंग आइडिया को मेंशन करवा लिया, इधर आपने उसके बारे में डिस्कशन करवानी है, उसके लिए फैक्ट्स जो है ना यूज करवानी है, आर्गुमेंट्स देने हैं उसके लिए, या एनालिसिस आपने देनी है कि कौन से वक्त में किसने इस पर कितना एनालिसिस की थी, क्या इंटरप्रिटेशन थी इस बारे में, या उसके बारे में एग्जाम्पल देनी, या कोई और इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपने बॉडी में देनी है। बॉडी का सिंपल मतलब ये कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसमें होते हैं किस चीज के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन द फाइनल सेक्शन होता है, समराइज द कनेक्शन बिटवीन द इंफॉर्मेशन डिस्कस। अब जो आपने इस बॉडी में इंफॉर्मेशन डिस्कस की एंड द बॉडी में जो आपने इंफॉर्मेशन डिस्कस की, आप द पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ कंट्रोलिंग आइडिया। आई जो इंट्रोडक्शन में आपने जो कंट्रोलिंग आइडिया डिस्कस करवा दिया और बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करवा दी, अब इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, वो कंक्लूजन होता है, कि जो फाइनल सेक्शन होता है आपको समराइज करवाते हैं इन दोनों का खुलासा। ओके, तो कंक्लूजन में अक्सर औकात जो है ना हम टॉपिक सेंटेंसेस का भी जिक्र करवाते हैं या टॉपिक सेंटेंस डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना इन दोनों का क्या होता है, कंक्लूजन होता है वो। ओके, अच्छा, फिर द फॉलोइंग पैराग्राफ इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें बता रहा है, दिस पैराग्राफ द टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कैपिटलाइज। अब इसमें जो है ना टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कैपिटलाइज है। किस तरह, ये देखिए, अब ये वाला जो है ना ये कैपिटलाइज, साइंटिस्ट हैव लर्न टू सप्लीमेंट द सेंस ऑफ साइट इन न्यूमरस वेज। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस के साइंटिस्ट जो है ना वो सेंस ऑफ साइट के लिए जो है ना बहुत सी तरीके यूज करवाते हैं कि वो सेंस ऑफ साइट को के साथ जो है ना कोई सप्लीमेंट हो वो करवा दी, उसके साथ लर्न टू सप्लीमेंट के सेंस ऑफ साइट को किस तरह आगे बढ़ाई। फिर ये वाला इधर से इधर तक जो है ना ये क्या है, ये आपको बॉडी है, आपको रीड करवा दी, इसमें सिर्फ रीडिंग है सिंपली आपको कि पैराग्राफ किस तरह होता है। तो इधर से इधर तक ये बॉडी है। बॉडी में क्या है कि इसके जो साइंटिस्ट का जो मेन आइडिया है कि वो सेंस ऑफ साइट को किस तरह इम्प्रूव करवा दी, तो उसके लिए फिर एविडेंसेस है, आर्गुमेंट्स है, एनालिसिस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस वो पेश करवाते हैं। ओके, फिर ये वाला जो कंट्रोलिंग आइडिया कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप सारी चीज का खुलासा बता रहे हो कि क्या क्या हो गया। Thus, almost every type of electromagnetic radiation yet discovered has been used to extend our sense of sight in some way. तो ये बता रहे हैं कि ज्यादातर जो है ना या ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितने भी डिस्कवर हुई है तो उसके हमारी सेंस ऑफ साइट पे जो है ना बहुत सारी या हमारी सेंस ऑफ साइट को जो है ना उसने एक्सटेंड करवा दिया है। तो ये सिंपल उसका क्या है, कंक्लूजन है। ओके, तो ये कंक्लूजन, तो ये आपके पास पैराग्राफ का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते पैराग्राफ में कोहेरेंस की तरफ। पैराग्राफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस पैराग्राफ में मैंने आपको पहले थोड़ा सा उसका वो ब्रीफ आइडिया दे दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ते। In a coherent paragraph, each sentence relates clearly to the topic sentence or controlling idea. अब coherent paragraph में क्या होता है, coherent paragraph वो पैराग्राफ होता है जिसमें हर एक सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस या कंट्रोलिंग आइडिया के साथ लिंक करवा रहा हो, रिलेट करवा रहा हो। बट देयर इज मोर टू कोहेरेंस देन दिस। अब ये सिर्फ ये बात नहीं है कि टॉपिक सेंटेंस जो है ना या सपोर्टिंग सेंटेंस या बॉडी जो है ना वो कंट्रोलिंग आइडिया के साथ रिलेट करवा रहा हूँ। इससे ज्यादा कोहेरेंट में क्या होता है, इफ अ पैराग्राफ इज कोहेरेंट, इसका मतलब ये है कि ईच सेंटेंस फॉलोड स्मूथली टू द नेक्स्ट विदाउट ऑब्वियस शिफ्ट और जंप। अब कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस दूसरी की सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कोई शिफ्ट नहीं होता, कोई जंप नहीं होता, बल्कि वो स्मूथली जा रहे हैं। स्मूथली का मतलब ये कि एक सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के दरमियान एक लॉजिक होता है कि किस लॉजिक पे आपने एक सेंटेंस को दूसरे की फॉलो अप की है। ओके,
A coherent paragraph also highlights the ties between old information and new information. अब coherent sentence जो है ना, जो old information आपके पास होते हैं और जो new information होती है, उसके दरमियान एक tie बनाता है, एक link बनाता है, एक relationship बनाता है उसके दरमियान, to make the structure of the ideas argument clear to the reader. इसका मतलब क्या होता है, इसका benefits क्या होता है, ताकि रीडर जो है ना वो structure of argument या structure of idea को जो है ना वो clearly समझे उसको. ओके, along with smooth flow of the sentence. अब ये जो है ना, एक तो स्मूथ फ्लो हो गया सेंटेंस का, दूसरा पैराग्राफ कोहेरेंस में आल्सो बी रिलेटेड टू इट्स लेंथ. पैराग्राफ जो है ना लेंथ के साथ कोहेरेंस का भी ताल्लुक होता है. लेंथ के साथ किस तरह ताल्लुक होता है, इफ यू हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ, अब आपने एक लेंथी पैराग्राफ आपने लिख लिया, वन दैट टेल्स अ डबल स्पेस टाइप पेज, जो आपके डबल स्पेस टाइप पेज को मतलब पूरा पेज को आप क्या होगा, डबल पेज आपने जो है ना उस पे वो करवा दिया, मुकम्मल करवा दिया एक ही पैराग्राफ पे. तो आपने फिर फॉर एग्जांपल यू शुड चेक इट केयरफुली टू सी इफ इट स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ वेयर द ओरिजिनल पैराग्राफ वंडर्स फ्रॉम इट्स कंट्रोलिंग आइडिया. तो इसमें सिंपली ये कि यू शुड चेक इट केयरफुली टू सी. अब एक लेंथी पैराग्राफ है, तो लेंथी पैराग्राफ ने आपने फिर सिंपली ये चेक करवाना है कि इसमें जो ये है केयरफुली टू सी इफ इट शुड स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. आपने फिर ये देखना है कि ये जो है ना दरमियान में कोई न्यू पैराग्राफ आया है या नहीं, वही कि वही कंट्रोलिंग आइडिया है, और ये जो राइटर है ये इसके इर्द गिर्द वंडरिंग करवाता है. वंडरिंग का मतलब है कि वही आइडिया ये जो है ना पैराग्राफ में वंडर करवाता है या घुमाता फिराता है, वही आइडिया बयान करवा रहा है. तो आपने फिर लेंथी पैराग्राफ में आपको एक कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन ये होते हैं कि वेदर ही स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ और ही डिस्कसिंग द सेम आइडिया एज इन द टॉपिक सेंटेंस. ओके, तो फिर आपने यही देखना होता है. अच्छा, On the other hand, if a paragraph is very short, अगर पैराग्राफ शॉर्ट हो, लेंथी में तो ये कंफ्यूजन होता है आपको. अगर पैराग्राफ शॉर्ट हो तो मतलब ये 1-2 sentences, और you may need to develop its controlling idea more thoroughly or combine it with another paragraph. तो अब शॉर्ट पैराग्राफ जो होता है ना, इसका तो आप डायरेक्टली कंट्रोलिंग आइडिया जो है ना वो क्या करवा सकते हो, वो डेवलप करवा सकते हो, या दूसरी पैराग्राफ के साथ आप इसको लिंक करवा सकते हो. मतलब शॉर्ट सेंटेंस का तो आपका अगर कंट्रोलिंग आइडिया नहीं हो, डायरेक्टली जो है ना आप दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक करवाते हो, आपको पता चलता है कि इस पैराग्राफ का और इस पैराग्राफ का क्या मतलब था. लेकिन जो लेंथी पैराग्राफ होता है इसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि इसका कंट्रोलिंग आइडिया कौन सा है, या कंट्रोलिंग आइडिया के साथ जो है इसका लिंकेज किया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है. अ नंबर ऑफ अदर टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू एस्टैब्लिश कोहेरेंस इन पैराग्राफ्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. बहुत सी और टेक्निक्स है जिसके थ्रू जो है ना आप कोहेरेंस को पैराग्राफ में ला सकते हो. उसमें कौन कौन, सबसे पहले रिपीट कीवर्ड्स और फ्रेजेस. सबसे पहले आपने कीवर्ड को या फ्रेजेस को जो है ना रिपीट करवाना है. किस तरह, पर्टिकुलरली इन पैराग्राफ इन व्हिच यू डिफाइन और आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट आइडिया और थ्योरी. खास तौर पर वो पैराग्राफ जिसमें आप किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करवाते हो, तो उसमें आप क्या करोगे, बी कंसिस्टेंट इन हाउ यू रेफर टू इट. अब आपने कंसिस्टेंट उसमें रहना है. कंसिस्टेंट मतलब ऑर्डर वाइज आपने रहना है, आपने एक सीक्वेंस के थ्रू जाना है कि किस तरह जो है ना आप इसको मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस के साथ इसको आप रिलेट करवा दिए. ओके, फिर जो है ना इसके बाद this consistency and repetition will bind the paragraph together and help your reader understand your definition or description. अब इस consistency या इस रिपीटिशन का क्या फायदा होगा कि वो जो है ना, जो रीडर बार बार आप उस चीज को रिपीट करवाते हो सेंटेंस पैराग्राफ में, तो रीडर को समझ आ जाएगा कि ये चीज इन्होंने इधर रिपीट किया, इसका मतलब ये उधर पैराग्राफ से जो है ना ये लिंक करवाते हैं. तो रिपीटिशन या कीवर्ड्स को का रिपीटिशन का यही फायदा होता है. दूसरा, क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर. आपने जो है ना इसके लिए पैरेलल स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या करवाना है, वो क्रिएट करवाना है. पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग 2 or more phrases sentences that have the same grammatical structure and use the same parts of speech. अब पैरेलल स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप एक ऐसी सेंटेंस को क्रिएट करवा दे, एक ऐसी फ्रेज को आप जो है ना वो क्रिएट करवा दे जिसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना उसकी सेम हो. फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. ये वाला एग्जांपल है, शी एस्पायर्स टू फिनिश कॉलेज. ये क्या है कि शी एस्पायर्स, उन्हें ख्वाहिश है कि वो कॉलेज को फिनिश करे एंड बिकम नर्स, और इसके बाद जो है ना वो एक नर्स बन जाए. तो ये वाला सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस दोनों को हमने इकट्ठी की, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेट करवाते हैं कि वो कॉलेज को खत्म करवा के फिर नर्स बनना चाहते हैं. लेकिन ये वाला जो है ना, अहमद लाइक्स टू ईट फिश एंड वॉच टीवी, कि वो अहमद चाहता है कि वो मछली खाए और इसके बाद जो है ना फिर क्या करवा दे, मछली खाए और साथ में टीवी देखे. तो ये दोनों सेंटेंसेस न ग्रामेटिकली सेम है, नहीं इसका कोई और तरफ की लिंकेज है. लेकिन ये वाला जो है ना इसके दरमियान क्या लिंकेज मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर सेंटेंस या
पैरेललिज्म इसको कहते हैं। बाय क्रिएटिंग पैरेलल स्ट्रक्चर यू मेक योर सेंटेंस क्लियर एंड इजियर टू रीड। अब इसके थ्रू जो है ना आप क्या करवा सकते हो, आप अपनी उसको सेंटेंस को क्लियर भी बना सकते हो और रीडिंग के लिए भी आप आसानी बना सकते हो इसमें। इन एडिशन रिपीटिंग अ पैटर्न इन अ सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस हेल्प्स योर रीडर सी द कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। अब इसी के थ्रू जो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस आपके होते हैं तो आपके रीडर को पता चलता है कि इन आइडियाज के दरमियान कनेक्शन क्या है, किस तरह जो है ना ये आइडिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रहा है। ओके, जैसा कि मैंने इधर बताया ना, तो इधर रीडर को पता चलता है कि कारिज का ताल्लुक जो है ना नर्स बनने के साथ होता है, लेकिन इधर जो है ना कहानी का और टीवी देखने का कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं होती। ओके, अनपैरेलल ये बन जाते हैं। द पैराग्राफ अबाउट साइंटिस्ट एंड द सेंस ऑफ लाइट, ये जो उधर पैराग्राफ हमने पढ़ा ना, ये वाला नीचे पीछे वाला पैराग्राफ, तो उसमें क्या होता है, जो साइंटिस्ट था और साथ में जो सेंस ऑफ लाइट था उसके दरमियान सेवरल साइंटिस्ट इन द बॉडी ऑफ पैराग्राफ हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अ पैरेलल वे। तो उसमें आपने बहुत सारी जो सेंटेंस वो होते हैं ना साइंटिस्ट है, तो उन बहुत से साइंटिस्ट ने उसमें एक पैरेलल वे बयान किए। इधर ये वाला पैराग्राफ था, तो उस पैराग्राफ पे उन्होंने एक पैरेलल वे के थ्रू जो है ना इन्होंने डिस्कशन इसमें करवाई है। ओके, द पैरेलल स्ट्रक्चर which have been emphasized help the reader see the paragraph is organized as a set of example of a general statement। अब पैरेलल स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है कि वो एम्फसाइज करवाते हैं रीडर को कि वो जो है ना क्या करवा दी, दैट द पैराग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट, कि वो ये दे कि रीडर ये समझे कि ये जो पैराग्राफ ऑर्गेनाइज हुआ है तो ये एक सेट ऑफ एग्जांपल है, वन एग्जांपल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये एग्जांपल जो है ना एक जनरल स्टेटमेंट के बारे में, किस चीज के बारे में, एक जनरल स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के बारे में एग्जांपल है कि वन पॉइंट के बारे में ये एग्जांपल है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर फिर ये बताते हैं आपको। अच्छा, सी नंबर कौन सा वो होता है जिसके थ्रू जो है ना पैरेलल क्या होता है कि पैराग्राफ को जो है ना आप क्या करवाते हो, ऑर्गेनाइज बना सकते हो, कोहेरेंट पैराग्राफ आप बना सकते हो। तो क्या होता है, बी कंसिस्टेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू वर्ब टेंस एंड नंबर। अब नंबर में टेंस ऑफ वर्ब है, आप पास्ट टेंस यूज कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो, तो आपने सेम यूज करना होता है। पॉइंट ऑफ व्यू में आपका जो नुक्ता नजर होता है, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को बता रहे हो तो आप सारी पैराग्राफ में पॉजिटिव बता दो, नेगेटिव बता रहे हो तो नेगेटिव सारे पैराग्राफ में बता दो। कंसिस्टेंसी एंड पॉइंट ऑफ व्यू वर्ब टेंस एंड नंबर इज अ सब्टल बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोहेरेंस। अब ये क्या होता है कि कंसिस्टेंटी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में, आपके वर्ब टेंस में, आपके नंबर में, ये एक सब्टल होता है। सब्टल का मतलब ये कि एक इमीडिएट होता है, इमीडिएट नहीं होता, आपका जो है ना एक नाइस होता है, एक रिदम के साथ होता है, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोहेरेंस। लेकिन ये कोहेरेंट का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्या, कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू में, आपकी वर्ब टेंस में, तो ये ऑलरेडी एक्सेप्टेबल होता है, एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन ये आपकी कोहेरेंट में, कोहेरेंसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करवाते हैं। इफ यू शिफ्ट फ्रॉम मोरल पर्सन पर मोर पर्सनल यू टू द इम्पर्सनल, अगर आप जो है ना इधर आप कोहेरेंसी को देखें कि अगर पर्सनल से इम्पर्सनल में डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हो, या आप पास्ट से डायरेक्ट प्रेजेंट में शिफ्ट हो रहे हो, या आप मेन से डायरेक्ट जो है ना क्या करवा रहे हो, फ्रॉम मेन टू दे, आप एक बंदे से जो है ना आप मजमून में डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हो, तो फिर ये क्या करवाता है, फॉर एग्जाम्पल यू मेक योर पैराग्राफ लिस्ट कोहेरेंट, तो इसी के थ्रू जो है ना आप अपने पैराग्राफ को लिस्ट कोहेरेंट बना रहे हो, आपके पैराग्राफ में वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। फिर Such inconsistencies can also confuse your reader to make your argument more difficult to follow। अब इसी के थ्रू जो है ना आपके जो रीडर होता है उसको क्या होता है, उसको कंफ्यूजन होता है ताकि वो आपके पैराग्राफ को फॉलो करे। ओके, यूज ट्रांजिशन। अब आप इसी सूरत-ए-हाल में आपने क्या करवाना है ताकि आप इस एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस में जब जंप लगा रहे हो, तो जंपिंग के लिए आपने फिर ट्रांजिशन सेंटेंसेस यूज, ट्रांजिशन वर्ड या फ्रेजेस आपने यूज करनी होती है बिटवीन द सेंटेंस एंड पैराग्राफ। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन एम्फसाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज so they help readers follow your train of thought or see connection that they might otherwise miss or misunderstood। तो इस ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है ना रीडर क्या करवाते हैं, रीडर आपके जो थॉट्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन को वो सही तरह से एक्सप्लेन करवाते हैं या बना सकते हैं। लेकिन अगर और साथ में जो है ना अगर ये ट्रांजिशनल सेंटेंसेस आपने नहीं दियो तो रीडर जो है ना वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। किस तरह, इधर हम देखेंगे, द फॉलोइंग पैराग्राफ शो how carefully choosing transitional sentences या transitional words capitalized में होते lead the reader smoothly from introduction to the conclusion of paragraph। तो इधर आप देखें कि ये transitional words के थ्रू जो है ना रीडर इंट्रोडक्शन से जो है ना वो गया है किसके लिए,
इन पे कंक्लूजन के थ्रू पहुंचा है। तो आई डोंट विश टू डिनाई दैट द प्लेटन, तो ये आप खुद ये पैराग्राफ देखिए, इधर इस पैराग्राफ के थ्रू जो है ना, इसमें ये वाली जो है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला बट है, ये इधर अफआल है, फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये वाला फॉर एग्जांपल है, ये आप देखिए इधर एज है, ये एन है, ये एन अदर वर्ड्स है, इनफैक्ट है। तो ये सारी कोहेरेंसी पैदा करवाते हैं। एक ट्रांजिशनल सेंटेंस है जो सारी सेंटेंस के दरमियान एक कोहेरेंस पैदा करते हैं कि आपने किस तरह एक सेंटेंस से दूसरे में जंप लगाना है। ओके, आप कौन कौन सी ट्रांजिशनल सेंटेंसेस अब यूज करवाते हैं, तो जब आप एडिशन शो करवाते हो तो उसके लिए ट्रांजिशनल सेंटेंसेस अगेन होते हैं, एंड आल्सो, बिसाइड, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये सारी आपने खुद याद रखनी होती है। ये सिंपली वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स है कि आपने एडिशन के लिए अगेन, तो अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा क्या होता है, एडिशन शो करवाता है। आल्सो, आल्सो मतलब ये भी, तो ये भी का मतलब क्या होता है, एडिशन। इस तरह के एग्जाम्पल जब आप दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इनफैक्ट, स्पेसिफिकली, दैट इज, टू इलस्ट्रेट, तो ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल को शो करवाते हैं ताकि एग्जाम्पल जब आप दे रहे हो तो उसके लिए ट्रांजिशन सेंटेंस है। टू कंपेयर के लिए ये ट्रांजिशनल सेंटेंस है, टू कंट्रास्ट के लिए ये ट्रांजिशनल सेंटेंस है, और टू समराइज के लिए ये ट्रांजिशनल सेंटेंस है, और टू शो टाइम के लिए ये ट्रांजिशनल सेंटेंस है, टू शो प्लेस और डायरेक्शन के लिए ये ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल आप जो है ना प्लेस का ट्रांजिशनल सेंटेंस, तो अबाव, अबाव क्या होता है, इसके ऊपर। तो ऊपर का मतलब है कि आप जो है ना, मतलब ये कि मैं जो है ना इधर से इधर, इस बॉल पॉइंट से इस बॉल पॉइंट की सेंटेंस से मैं इधर शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बॉल पॉइंट जो है ना, ये बॉल पॉइंट नीचे पड़ा हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस, दिस बॉल पॉइंट इज बिलो, तो मैं दूसरा सेंटेंस जब इसके लिए दिस बॉल पॉइंट इज अबाउ, तो अबाउ जब मैं यूज करूँ, अबाउ दैट देयर इज अनदर बॉल पॉइंट, तो ये अबाउ का मतलब क्या हो गया, इसने हमें ट्रांजिशन शो की। तो इंडिकेट लॉजिकल रिलेशनशिप अकॉर्डिंगली एज अ रिजल्ट, बिकॉज कंसीक्वेंटली, फॉर दिस रीजन, हेंस, एप, अदरवाइज, सेंस, एज, सो, देन, देयरफॉर, दिस। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया कि आपने किस तरह जो है ना ट्रांजिशन यूज करवाने हैं अपने पैराग्राफ में। तो ये हो गया आपका सैंपल पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन, का आपने किस तरह जो है ना पैराग्राफ को लिखना है, फिर आपने उसमें किस तरह इंट्रोडक्शन को, फिर बॉडी को, फिर कंक्लूजन पे आना है, फिर आपने जो है ना सारे पैराग्राफ में ट्रांजिशनल सेंटेंसेस को किस तरह यूज करवानी है, ट्रांजिशनल वर्ड्स को आपने किस तरह यूज करवाने, कौन कौन सी ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। तो ये था आपका आज का पैराग्राफ का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।